नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं साइंस के कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इस बार भी आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो क्लास को लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना बातचीत किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। समझते हैं इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। जिसमें सबसे पहले प्रश्न की बात की जाए कि ऊष्माक्षेपी दहन एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ बताइए, ठीक है, और एक उदाहरण बताइए। तो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर रसायन विज्ञान का कोई भी प्रश्न आता है तो रसायन विज्ञान के प्रश्न को लिखने के यानी उसके आंसर को लिखने के साथ एक उदाहरण जरूर दीजिएगा। अगर आप उदाहरण नहीं देते हैं तो रसायन विज्ञान का प्रश्न लिखना आपके लिए बिल्कुल ही निरर्थक है, ठीक है। तो उदाहरण जरूर लिखना है अगर आप केमिस्ट्री का आंसर लिख रहे हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं ऊष्माक्षेपी। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो, ठीक है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो जैसे प्राकृतिक गैस का दहन हो रहा है यानी CH4 + 2O2 और गिब्स आउट CO2 + 2H2O। इस तरह से आप लिख देंगे और आपको पूरा नंबर निश्चित तौर पर मिलने वाला है, ठीक है। दूसरा प्रश्न समझते हैं ऊष्माशोषी। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित हो रही हो उन्हें ऊष्माशोषी कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो N2 + O2 गिव्स आउट 2NO, ठीक, गिव्स आउट 2NO। आगे है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए, ठीक। तो अम्ल एवं क्षार की पारस्परिक या अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। उदाहरण की बात की जाए तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि NaOH + HCl गिव्स आउट NaCl + H2O, ठीक है। तो ये हो गया आपके उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा और उसका उदाहरण, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भार्जन क्या है, यह किन सांद्रित अयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, ठीक। भार्जन क्या है और ये किन सांद्रित अयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। तो इसको भी बहुत ध्यान से आप लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा कि वो क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है, ठीक। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है, ठीक है, भार्जन कहलाता है, ठीक है, भार्जन कहलाता है। ये प्रायः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक। उदाहरण की बात करें तो लिखेंगे 2ZNS + 3O2 गिव्स आउट 2ZNO + 2SO2, ठीक है, ये हो गया। अगला प्रश्न समझते हैं कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए, ठीक। तो इसको आंसर देंगे कि कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, ठीक। सामान्य सूत्र और क्रियात्मक, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है। लगातार 17, 18, 20, 21, 22 लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल भी ध्यान से इसको पढ़िएगा, बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। कि कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा हो समजातीय श्रेणी कहलाता है। जैसे कि मेथेनॉल, मेथेनॉल की सूत्र की बात करें तो होता है CH3OH, CH3OH, ठीक। इसके कुछ लक्षण की बात करें अगर तो सभी सदस्यों को एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं और सभी सदस्यों का क्रियात्मक समूह होता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है
कि साबुन के निर्माण से प्राप्त सह उत्पाद का नाम और सूत्र बताइए। ठीक है, साबुन से के निर्माण से प्राप्त सह उत्पाद का नाम और सूत्र बताना है। तो हम लिखेंगे कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ठीक है, और यही क्रिया जो है साबुनीकरण भी कहलाती है। ठीक, इसको बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से आप समझिएगा, लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से इसको सीखिएगा और पढ़िएगा कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु KOH, ठीक है, द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इसे साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक, तो मेंडलीफ का आवर्त नियम हम लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, यही आपको ध्यान से याद करके रखना है कि इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखने पर समान गुणों वाले तत्व नियमित अंतराल पर रखे जाते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम समझते हैं कि एक संकर तथा द्विसंकर क्रॉस से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एक संकर। तो विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा, ठीक, विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य जब केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए एक संकरण कराया जाता है, तो इन विपरीत लक्षणों के संकरण को एक संकर गुण कहते हैं। एक संकर गुण का उदाहरण होता है कि जैसे लाल तथा सफ़ेद फूल वाले के मध्य संकरण, लाल तथा सफ़ेद फूल वाले के मध्य संकरण। अगला प्रश्न है कि द्विसंकर। द्विसंकरण क्या होता है? जब विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादा, ठीक, जब विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादा के मध्य दो जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है, तो इसे द्विसंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विसंकर। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो पीले गोल बीज वाले हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों के मध्य संक्रमण। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारण एवं निवारण बताइए। ठीक है, इसका कारण क्या है और इसका निवारण कैसे होगा, समझिएगा ध्यान से कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। याद रखना कि अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखाई देगी, नज़दीक की दिखाई नहीं देगी। अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो इसे हम दूर और निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब उसके बाद इसके कारण क्या होते हैं, देखिए इसका कारण ये होता है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। ठीक, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है और उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। यही कारण है निकट दूर दृष्टि दोष होने का, कि दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाता है कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। अगर निवारण की बात करें तो इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जब हमको दूर दृष्टि दोष हो जाए तो उत्तल लेंस का बना चश्मा दिया जाता है, और अगर निकट दृष्टि दोष हो जाए तो अवतल लेंस का बना हुआ चश्मा दिया जाता है। इस बात को बहुत ध्यान से आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ओम का नियम क्या है, प्रतिरोध का मात्रक भी बताइए। तो देखिएगा, ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि समान रहें तो
किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। इसका सूत्र होता है V बराबर IR, जहां पर R क्या है, प्रतिरोध है। R क्या है, प्रतिरोध है। तो प्यारे मित्र, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली मेरी हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आप अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।